हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्वेस्ट पर। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शंस में से बेहतर क्या है, आइए जान लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में आपका जो जो पैसा होता है वो पैसा कभी आप डालते हैं, कभी निकालते हैं, तो उस पैसे पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। सो वैसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक स्कीम है, इसको एफडी के नाम से भी जानते हैं। सो एफडी बेसिकली एक स्कीम होती है जिसमें बैंक आपका पैसा कुछ फिक्स टाइम के लिए लॉक करके रखता है और उसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको देता है। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा अगर वेरिएबल है, अगर वो पैसा घट रहा है बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके हिसाब से ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप जब मर्जी आप चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एफडी स्कीम के अंदर क्या होता है बेसिकली कि पैसा आपको फिक्स टाइम के लिए उसमें लॉक करके रखना पड़ता है, तभी बैंक आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। रियल एस्टेट, सो रियल एस्टेट क्या होता है बेसिकली? रियल एस्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी को रियल एस्टेट बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, चाहे वो हमारा घर है, हमारी शॉप है, हमारा ऑफिस है, हमारा प्लॉट है। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट और एफडी बेसिकली बहुत टाइम से, जब से बैंक्स ओपन हुए तब से बैंक्स ने अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्कीम्स ऑफर की हैं। सो एफडी भी उनमें से एक स्कीम है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लोगों ने अपने पास रियल एस्टेट्स रखे हैं। लोगों के पास महल होते थे, लोगों के पास घर होते थे, लोगों के पास ज़मीनें होती थी। सो रियल एस्टेट तो हमेशा से लोगों का एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का तरीका रहा है। डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यू मस्ट चूज बिटवीन दिस टू ऑप्शंस। सो अगर आप छोटे समय के लिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर आप लंबे समय के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शंस अच्छे अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। वन काइंड आर सेफ इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां रिस्क मिनिमम हो। रिटर्न्स भले ही कम हो लेकिन रिस्क नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सेफ इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। रिस्क टेकर्स, सो रिस्क टेकर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें रिटर्न्स अच्छा मिले। वहां भले ही रिस्क हो बट they want good returns. If guaranteed results and a risk-free investment is your expectation, then it is better to invest in FD scheme. अब देखिए सिंपल है कि बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हैं और एक फिक्स टाइम के लिए रखते हैं और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो आपके रिजल्ट्स तो गारंटीड हैं और रिस्क बहुत कम है। बैंक ही अगर कोलैप्स हो गया तो कुछ रिस्क है उसमें, अदरवाइज इट्स अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। On the other hand, if you wish to invest with large gains in mind, invest in real estate. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिले तो आपको पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो आपको यही सलाह देगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसा बना के रखें कि दैट शुड बी अ गुड मिक्सचर ऑफ लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपके रिटर्न्स भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे। जब आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि वो बैंक आपको एफडी पर कितना रिटर्न दे रहा है। डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, डिपेंड ऑन द टेन्योर्स। फॉर एग्जाम्पल की एसबीआई की बात करें तो एसबीआई आपको for a tenure of 7 days to 10 years, they are giving interest rate of 3.3% to 6.5%. ये डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कितने टाइम के लिए लॉक करके रखते हैं। इसके अलावा जैसे कैनरा बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी है, ये सब बैंक्स के आप देख सकते हैं इसमें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा मैंने एक इसमें एनबीएफसी भी मेंशन किया है, दैट इज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। वो देखिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसका टेन्योर भी देखेंगे सो मिनिमम इज़ 12 मंथ्स। सो मिनिमम 1 साल के लिए आपको उसमें पैसा रखना पड़ेगा। बाकी में आप 7 डेज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो एफडी में अगर
आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो आपको बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी होनी ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लोकेशन। गाइज, लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका लोकेशन मार्केट से कितना नज़दीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है, ट्रांसपोर्ट कितना अवेलेबल है वहाँ पे कुछ गार्डन्स वगैरह, एमिनिटीज़ कैसी हैं वहाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह, क्लब्स वगैरह कैसे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी लोकेलिटी को हैपनिंग बनाती हैं। अगर आप कोई रियल एस्टेट चूज़ कर रहे हैं तो यू शुड कीप इन माइंड कि आपकी लोकेशन क्या है उस रियल एस्टेट की। सो अगर आप किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है जहाँ पर कुछ टैक्स एग्जम्पशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द सेकेंड पॉइंट इज़ वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो बेसिकली अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा रेट की, थोड़ी वैल्यूएशन की थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है। वैल्यूएशन आप बाहर से भी करवा सकते हैं, बट वो जो लोग वैल्यूएशन करते हैं वो उसके लिए आपसे चार्ज करेंगे। आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट करके प्रॉपर्टी का कुछ एस्टिमेट निकाल सकते हैं। उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो उसके सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ के क्या रेट्स हैं विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एमिनिटीज़ आपकी लोकेलिटी में प्रोवाइड कर रहा है डेवलपर आपको, वो सराउंडिंग एरियाज़ में अगर कोई वैसी ही उससे मिलती जुलती कोई प्रॉपर्टी है तो उसका क्या रेट है। आप वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, वहाँ पर जनरल रेट क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ये आप देखकर आप समझ सकते हैं, आप उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से आपको रेंटल रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। सो ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं कि आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो गाइज, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपका प्रॉपर्टी परचेज करने का पर्पस क्या है? क्या आप खुद के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं? अगर आप खुद अपने यूज़ के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको रेट में थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। वहाँ आप देखते हैं कि एमिनिटीज़ क्या हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बेहतर हैं। सो आप उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर लीजिंग पर्पस। वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसके बाद उसे लीज आउट करते हैं, उसे रेंट आउट करते हैं, तो वहाँ से भी उनको रिटर्न्स मिलते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो परचेज करते हैं, उसके बाद जैसे ही थोड़े बहुत रेट्स बढ़े आफ्टर पोजेशन तो वो उसको सेल कर देते हैं। सो उसमें उनको मीडियम टर्म के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको 10 या 15 साल के लिए उसको छोड़ देते हैं। 10-15 साल में ट्रेंड चेंज होता है, रेट्स इंक्रीज होते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी का अच्छा वैल्यू मिल सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू कंस्ट्रक्शन वर्सेस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। सो गाइज, अगर कोई नई कंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली वहाँ आपको थोड़े बेनिफिट रहते हैं, जैसे वहाँ आपको अट्रैक्टिव प्राइस मिल सकता है। उसके अलावा आपको कस्टमाइज ऑप्शंस मिल जाते हैं डेवलपर के एंड से। कुछ मॉडर्न एमिनिटीज़ डेवलपर आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो नई कंस्ट्रक्शन के केस में थोड़े बहुत ये बेनिफिट्स हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आप सब कुछ आपके सामने होता है, आपको पता होता है कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, क्या मुझे मिल रहा है डेवलपर से, या अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको सब कुछ आपके सामने रहता है। सो उसमें आप अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ रिहाइश है, तो वहाँ पे ऑलरेडी एमिनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको ईजिली एक्सेसिबल होता है। नई कंस्ट्रक्शन के केस में थोड़े बहुत आपको रिस्क हो सकते हैं, जैसे डिले इन द कंस्ट्रक्शन। अगर डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिले कर दिया किसी भी वजह से, सो वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, कुछ नए टैक्सेस अगर इंट्रोड्यूस हो गए, तो वो भी आपके इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के केस में ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एज़ कम्पेयर टू न्यू कंस्ट्रक्शन थोड़ी कॉस्टली होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिट स्कोर। सो गाइज, जब भी आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो आपको अपने क्रेडिट स्कोर को जानना बहुत ज़रूरी है। बैंक आपको हमेशा लोन आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर ही देते हैं। सो ये आप अपना क्रेडिट स्कोर इवेल्युएट करके रखें कि आपको कितना लोन मिल सकता है, तभी आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स।
सो मार्केट ट्रेंड्स आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है गाइज। जब भी आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे घर के रेट्स क्या हैं, वो जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे सेल परचेज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, नई इन्वेंट्रीज़ कितनी है वहाँ पर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज़ कितनी है वहाँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि बल्क ऑफ फ्लैट्स आर एम्प्टी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको सराउंडिंग एरिया में जो कंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है, क्या वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन चल रही है या वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, सो व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ बिल्डिंग अप अक्रॉस द सराउंडिंग्स। सो ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो मार्केट ट्रेंड आपको पता होना चाहिए वाइल चूजिंग अ रियल एस्टेट। गाइज जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो आपका प्रोफाइल थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है। सो रियल एस्टेट कैन हेल्प डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड स्टेडी कैश फ्लो, substantial appreciation, tax advantages and competitive risk adjusted returns, making it a sound investment। तो ये सब बेनिफिट्स आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से मिल सकते हैं जो उसे एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यू कैन से कि एक ऑप्शन बनाते हैं। उसके अलावा आपको डेवलपर के बारे में कुछ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है गाइज। जब भी आप किसी डेवलपर को चूज़ करें कि मुझे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, इस डेवलपर के साथ जाना है, तो आपको डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी हिस्ट्री में उसने कुछ प्रोजेक्ट्स अटका रखे हैं, वो टाइम पर कंप्लीट करके नहीं देता है, उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो ये आप एक जनरल सर्वे आप कर सकते हैं उसके बारे में। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और आप आसपास के एरियाज़ में घूमकर आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। So if you are planning for real estate then you should keep all these things in your mind. I hope कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। Thanks for listening. Have a nice day.